नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज जरूरी है कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करना, लेकिन मैं सोचा कि ये अशुभ बात करने से पहले एक शुभ समाचार दे दें। देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी आजकल भारत के एम्बेसडर ही नहीं, मॉडल भी बन गए हैं। आपने देखा होगा, इसके पहले उन्होंने तेजस की सवारी की और दुनिया भर को बताया कि तेजस कितना सुरक्षित, कितना मारक और कितना उपयोगी है। तेजस की मार्केट वैल्यू तब से और ज्यादा इजाफा हुआ है। जो देश इसके सुरक्षा पर या उस पर असमंजस में थे, नरेंद्र मोदी के सवारी के बाद उन्होंने कहा कि भाई, जब भारत के प्रधानमंत्री इसमें सफर कर सकते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जब सफर करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में तैनात सुरक्षा कर्मी हर पहलू पर उसकी जांच करेंगे, तब जा करके उसमें प्रधानमंत्री को उड़ने की इजाजत देंगे। मतलब तेजस सुरक्षित है। वही आज लक्षद्वीप में हुआ। लक्षद्वीप में माननीय प्रधानमंत्री को जाना, स्कूबा डाइविंग करना, वहां का फोटो ट्विटर पर डालना, यह शुद्ध रूप से विज्ञापन है। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में रंगरेलियां मनाने नहीं गए थे, ना ही छुट्टियां मनाने पर और लोग जो करने जाते हैं वो करने गए थे। प्रधानमंत्री दुनिया को बताना चाह रहे थे कि भारत में जितना खूबसूरत द्वीप है वहां दुनिया में कहीं भी नहीं है। एक परम शांति की तलाश में लोग जो भारत आते हैं, और वो भी जो बीच पर घूमना पसंद करते हैं, समुद्र के बीच में जाना पसंद करते हैं, उनके लिए लक्षद्वीप इज द बेस्ट डेस्टिनेशन इन वर्ल्ड। Lakshadweep is a single destination in whole globe you can enjoy there। माननीय प्रधानमंत्री का यही मोटो था, यही विज्ञापन था। आज स्थिति यह आ पड़ी कि मालदीव का एक चीन प्रस्थ सरकार आया है जो हमारे पैसे पर चलता है। मतलब हमारे सुरक्षा कर्मी वहां पर सुरक्षा देते हैं, और पिछले बार करीब करीब 3.25 लाख 3.5 लाख लोगों ने मालदीव की यात्रा की है। मतलब मालदीव की टोटल आबादी 5 लाख है। मतलब करीब करीब 5 लाख में 3.5 लाख लोग तो भारत को वहां जा चुके हैं। आप समझिए कि वहां की अर्थव्यवस्था पर कितना ज्यादा फर्क पड़ा होगा जब हमारे लोग वहां पर 3.5 लाख की संख्या में गए होंगे। और हमारे उस पैसे से मालदीव चीन का समर्थन कर रहा है, भारत विरोध की बात कर रहा है। खैर, समुद्र के तट पर टहलना भारतीयों का स्लोगन मतलब सगल रहा है। कोई गोवा जाता है, कोई माले जाता है। दुनिया भर में कई ऐसे बीचेज हैं जो मशहूर हैं घूमने फिरने के लिए। उसमें माननीय प्रधानमंत्री का खुद आकर के सामने आना, स्कूबा डाइविंग करना, मतलब फिर दुनिया को यह बताना कि मालदीव हर तरह से सुरक्षित है। जब देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी वहां पर स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, एकांतवास और एंजॉय कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। यही एक विज्ञापन उनके लिए काफी था मालदीव के पर्यटन को विकसित करने, विकास के ऊंची आयाम पर पहुंचाने के लिए। लेकिन कुछ चूरनी की बीमारी, चूरनी भोजपुरी शब्द है, जिन लोगों को नहीं आता मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कुछ लोगों को चूरनी की बीमारी आती है। एक भोजपुरिया पत्रकार है, आजकल यूट्यूब पर चल रहा है, मेरे तरह से हो गया है, पहले चैनल में बड़ा पोस्ट हुआ करते थे। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा कि अच्छा, तो इसके पहले तो हमको मालदीव का पता नहीं था। वैसे आपको बता दूं, 2 बार में घूम आया। अरे तुम 2 जोख में जाओ, 200 बार जाओ, लेकिन मालदीव में जाने के जगह लक्षद्वीप में अगर तुम जाते हो तो अपने ऊपर कौन सा एहसान करते हो भैया, और ना इस देश पर कर रहे हो। तुम ना भी जाते तो लक्षद्वीप का अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माननीय प्रधानमंत्री ने यही बताना चाहा है कि लक्षद्वीप इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर विजिट। खैर, आज कॉन्स्टिट्यूशन के कोलैप्स होने के दुखद विश्लेषण पर चर्चा करेंगे, दुखद स्थिति पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में यह पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले तो बाकायदा केंद्रीय बल और जांच एजेंसियों को ममता बनर्जी ने गिरफ्तार करवा लिया था। तब विधानसभा का चुनाव सर पे था। नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में हार के डर से ममता बनर्जी के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिए, कुछ नहीं किए।
उन्हें इस बात का डर था कि अगर मैं ममता बनर्जी के विरुद्ध कोई एक्शन लूंगा तो यह ममता बनर्जी को चुनावी लाभ दे देगा, सिंपैथी प्राप्त कर जाएगी। उनको लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की स्थिति माया मिली न राम वाली हुई। ना तो बंगाल में वो सरकार बना पाए, ना ही पश्चिम बंगाल के लोगों को सुकून दे पाए। ध्यान वाली बात है कि पिछले 35-37 साल में ज्योति बसु ने पश्चिम बंगाल के लोगों को दोहन किया, उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य किए, और अब ममता बनर्जी लगातार 3 बार से पश्चिम बंगाल के लोगों के मनोभाव पर प्रेशर बनाए हुए हैं, क्योंकि वहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स ही चलता है शुरू से ही। जब सिद्धार्थ शंकर रे वहां हुआ करते थे तो जब वो हटे, ज्योति बसु आए, तो विजिटर रजिस्टर मंगाया गया कि कौन कौन लोग मुख्यमंत्री के घर पे विजिट किए। उन लोगों को बुला करके जिस तरह से कुटाई पिटाई हुई थी वह सब पूरी दुनिया देखी है। लोकतंत्र के मानने वाले सब लोग इसको जाने और दुख व्यक्त किए हैं। वही चीज आज बदस्तूर जारी है। बदले की भावना की कार्रवाई जो पश्चिम बंगाल में होती है वो दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह की निचली स्तर पर, हिंसक स्तर पर कहीं देखने को नहीं मिला। विपक्ष के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से दरवाजे पर टांग दिया जाता है वह स्थिति अभी कहीं भी नहीं। हाँ, झड़प होती है, कहीं कहीं गोली बंदूक चल जाता है, लेकिन जितना विभत्स स्थिति पश्चिम बंगाल में है उतना कहीं भी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी तब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देते तो कम से कम 6 महीने तक पश्चिम बंगाल के लोगों को खुले वातावरण में सांस लेने का मौका मिलता, तो वो फर्क महसूस करते कि प्रेशर पॉलिटिक्स से अलग भी कोई दुनिया है। क्योंकि उनकी स्थिति मेढक में बड़े कुएं में बड़े मेढक जैसा है। उसने जितनी छलांग लगाई कुएं के दीवार से टकराई और वो समझा कि अब इसके आगे कुछ नहीं है। यही पूरी दुनिया है। पश्चिम बंगाल के लोगों को कुआं से बाहर निकाल करके ओपन एयर में, खुले वातावरण में सांस लेने की बहुत जरूरत है और एक मौका आ जाया है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने का ये मजबूत आधार है, कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। स्थिति यह है कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के नाम से जानते हैं, ईडी ने पश्चिम बंगाल के एक नेता के घर छापामारी करने गई। दरवाजे से फोन पर फोन की, संपर्क करने का प्रयास किया, अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। 1 घंटा इंतजार के बाद उन्होंने घर में प्रवेश किया। जब वो घर में प्रवेश किए तो घर में पहले से घात लगाई भीड़ ने, प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी, कर्मचारी, और यहां तक कि केंद्रीय बल पर भी पथराव और अग्निस्त्रों से हमला किया। गाड़ी तोड़ी, सुरक्षा कर्मियों को पीटा, प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारियों को करीब करीब जान से मारने का प्रयास किया। वो अपने भाग्य से और अपने बीवी बच्चों के आशीर्वाद से बच गए, लेकिन कोई मरा नहीं है, लेकिन बुरी स्थिति है। अब राष्ट्रपति शासन का एक आधार होता है कि अगर संविधान खतरे में पड़ जाए तो संविधान के रक्षा के लिए संविधान में दिए अधिकारों का इस्तेमाल करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाई जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब लोकसभा चुनाव सर पे है। नरेंद्र मोदी फिर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको लोकसभा में तो उनका खुद का सीट खतरे में पड़ता नजर आएगा। अगर वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो नरेंद्र मोदी के पूरे 10 साल के किए कराए पर विपक्ष पानी फिरने का प्रयास करेगा। एक तो वो छापामारी को ही अपना हथियार बना रहे हैं। हर आदमी कह रहा है, इस दुर्घटना पर भी जो विपक्ष के लोग थे, मोदी विरोधी लोग थे, वो कह रहे कि देखिए आए दिन ईडी के नौटंकी से लोग दुखी हो गए। ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई वो आदमी ईडी के कार्रवाई से कितना दुखी है। मतलब दुखती रग पर मोदी और मोदी के टीम ने हाथ रख दिया है। आदरणीय अजीत दुबे जी को सादर प्रणाम। 2 बातें यहां बड़ा स्पष्ट है। आपका कहना है कि जो भाजपा में है उसके पास ईडी नहीं जाती, जो भाजपा में नहीं उसके पास जाती है। आपको कौन सा ब्रह्म ज्ञान हुआ कि जो भाजपा में उसके पास नहीं जाएगी? भाई 140 करोड़ में ईडी के 140 करोड़ लोग तो है नहीं कि सब एक एक दिन एक एक घर में चले जाए। बारी बारी से नंबर आएगा। आज आपका नंबर है, कल उनका नंबर आएगा। आपको ये कैसे मालूम है? सरकार को तो भी अगले 10-15 साल तक चलना है। दूसरी बात, यह कोई नहीं बताता कि ईडी के छापेमारी में जो अकूत संपत्ति मिलती है क्या वो वैध है, और अगर वो अवैध है तो फिर जब आप पहले से चोर हैं तो आपको दूसरे पर उंगली उठाने का अधिकार किसने दिया, क्यों दिया और क्यों होना चाहिए? भाई आप चोर हैं का मतलब थोड़े है कि सभी चोरों पर कार्रवाई हो,
सभी चोरों पर कार्रवाई बारी बारी से होगी और वो भी लपेटे में आएंगे। लेकिन आप पहले अपने ऊपर पड़े छापे में बरामद अवैध संपत्तियों और कुछ संपत्तियों के विषय में बताइए कि ये कहां से आया। लेकिन यह कोई नहीं बताता। 2-3 लोगों का उदाहरण मैं देता हूं। आज ईडी के ऊपर हमले पर अखिलेश यादव से भी पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बोला कि देखिए, यह भाजपा के प्रायोजित कार्यालय हो गया है और सबको पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यह भी सबको पता है कि अखिलेश यादव अब तक कोई नौकरी नहीं की, मुख्यमंत्री और विधायक के अलावा कुछ दिन सांसद भी रहे। जिस दिन से अखिलेश यादव सामाजिक जीवन में है तब से पूरे तनख्वाह का चक्रवृद्धि ब्याज भी अगर लगा कर जोड़ा जाए तो अखिलेश यादव जिस गाड़ी में चलते हैं उसका सर्विस नहीं करा पाएंगे। फिर वो लखनऊ के सबसे महंगे इलाके में जो दुनिया के सबसे महंगे घर खरीदने का कारनामा किया है, वो कहां से किया है यह भी लोग जानते हैं, और जो ना जानते हैं वो जानना चाहेंगे। लालू जी के बेटा ने कहा कि ये अब सर से ऊपर चला गया है। लालू जी के बेटा को भी लोग जानना चाहेंगे कि भाई 8वीं पास लालू का बेटा अगर नौकरी की अप्लाई करेगा तो सिर्फ चपरासी की नौकरी का पात्रता है उसके पास, क्योंकि उसी में 8वीं पास और साइकिल चलाने आना चाहिए, यही पात्रता होती है चपरासी की। तो लालू का बेटा 8वीं तक तो पास कर गया और साइकिल चलाने आती होगी उसको। यह बात मुझे चिंता करता है। पता नहीं BMW और रोल्स रॉयस तो चलाता है, साइकिल भी चलाता ही होगा, बड़ा वाला तो चलाता होगा, देखा है पगलेट, दूसरे वाले को हमने कभी नहीं देखा है, पर चलाता होगा तो सिर्फ चपरासी बन सकता है। और एक चपरासी की पात्रता वाला हवाई जहाज में जन्मदिन मना रहा है और अकूत संपत्ति पर ईडी पूछ रही, भाई 8वीं पास आदमी जिसकी योग्यता ही चपरासी की है और कुछ दिन पहले तू विधायक बना और उप मुख्यमंत्री बना, इतने 1000 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, दिल्ली में बंगला फार्म हाउस कहां से आया, यह भी लोग जानना चाहेंगे। यह भी कोई नहीं बताना चाह रहा है। वही कांग्रेस के लोग कहें, वही टीएमसी के लोग कहें, वही भाजपा के लोगों को भी है। तो देश की जनता तो यह जानना चाहेगी नहीं कि भाई माना कि ईडी जानबूझ करके विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई करते, आपकी बात मान लिया, एकदम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन देशवासी यह भी तो जानना चाहेंगे ना कि ईडी के कार्रवाई में जो संपत्तियां बरामद होती है वह तो आपके घर से बरामद हुआ, उसके विषय में आप बताइए। साथ में यह भी बताइए कि भाई विपक्ष वालों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती, हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन पहले आपके यहां से जो धन बरामद हुआ है उसके विषय में बताइए, उसके बाद विपक्ष वाले पर बताइए, तब आपका बात रेलेवेंट होगा कि हाँ भाई आप सुनने योग्य आदमी है। मित्रों, देश में आजकल कई तरह की नैरेटिव सेट किया जा रहा है और यह गलत परंपरा का शुरुआत हो चुका है जिस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ना तो इस पर पक्ष रोक लगाएगा, ना विपक्ष रोक लगाएगा, ना निष्पक्ष रोक लगाएगा, या आप ही को करना है, क्योंकि पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष का इसमें फायदा नहीं है। अगर रोक लग जाएगी तो उनका नुकसान है, क्योंकि जो आज पक्ष में है वो कल विपक्ष में होगा, जो आज विपक्ष में है वो कल पक्ष में होगा, और जो निष्पक्ष है वो हमेशा ही निष्पक्ष में रहेंगे। मतलब तीनों लोगों को राजनीति में बने रहने, राजनीति से मुनाफा कमाने और राजनीति की कमाई करने की जुगाड़ करनी पड़ेगी और उसको बनाए रखने में अपना सर्वत्र लगाना पड़ेगा। लेकिन हम और आप जो देश के नागरिक हैं और देश के भले की सोचते हैं, उनको 2-3 चीजें सोचनी पड़ेगी। पहला चीज, यह ईडी की नोटिस, सीबीआई का जांच, पुलिस का रेड, यह सब चीजें हमारे जैसे शरीफ लोगों पर नहीं पड़ती, जो मेहनत कश लोग हैं। आज एक हरियाणा के नेता के पास छापा पड़ा है, उनके पास विदेशी बंदूकें बरामद हुई हैं, अकूत संपत्ति बरामद हुई है। अब वो कहेंगे कि चूंकि मैं मोदी विरोधी हूं इसलिए मेरे पर छापा पड़ा। मैं छापा का तो बात ही नहीं कर रहा, छापा तो बाद में। आपके पास जो छापा में बरामद हुआ वो क्या था और उसके विषय में आप बताइए। बाकी चीज तो मोदी से हम पूछेंगे कि भाई आज भाजपा वालों पर क्यों नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आपके यहां की बरामद संपत्तियां अगर ईमानदारी की हैं तो आप सामने आकर बताइए। लेकिन लोग अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए इस बात का सहारा लेते हैं कि जी भाजपा वालों पर छापा नहीं पड़ता, लेकिन अपने पर जो छापा पड़ता है वो बरामद संपत्तियों के विषय में कोई बताना नहीं चाहता।
दूसरी चीज जो और भी भयंकर और बुरी है वह ये कि जी मैं चिट्ठी का जवाब नहीं दूंगा, ईडी के बुलाने पर नहीं जाऊंगा, दुनिया मेरी मुट्ठी में। पहले होता था, कहा जाता था कि कानून मेरी मुट्ठी में, अब कानून जूती के तले हो गया है। ईडी के बुलावे पर छठी बार लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बेटा हेमंत सोरेन नहीं गए और उन्हें बिल्कुल कतई मलाल नहीं है कि मैं नहीं गया, मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये चिट्ठी किसको लिखा है, भेजो, मुख्यमंत्री को लिखा है, कन्वीनर को लिखा है, कि गवाह को लिखा है, कि चोर को लिखा है। ईडी के तो बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं बिल्कुल अज्ञानी आदमी अरविंद केजरीवाल, मैं तुमको बता देता हूं। वह चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखा गया है क्योंकि शराब घोटाले में मुख्यमंत्री के रूप में जवाबदेही तुम्हारी थी। वह चिट्ठी गवाह को लिखा गया है क्योंकि जो विक्टिम, जो मुजरिम पकड़ा गया उसने कहा कि मैंने केजरीवाल के कहने पर इनसे मिला और केजरीवाल वहीं पर बैठे थे। अब उसमें तुम्हारा गवाही है कि हाँ है कि ना है। उसके बाद वो कन्वीनर को जाएगा क्योंकि वो जो पैसा बरामद हुआ है वो आम आदमी पार्टी के फंड में गया है, गोवा चुनाव में लगा है, यह ट्रेल साबित हो चुका है, तो वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर को भी बुलाया गया है। मतलब हर स्थिति में तुम ही हो। वो एक प्रिंटर का विज्ञापन आता था ना कि जेरोक्स हाँ लेके आता हूं, प्रिंट लेके आता हूं, फैक्स लेके आता हूं, बाद में देखे कि चारों पांचों कमरा से एक ही मशीन थी, उसी में प्रिंटर था, उसी में फैक्स था, उसी में फोटोस्टेट था। तो जिस तरह से ट्राई इन वन होता है ना, फोटोस्टेट, फैक्स और प्रिंटर, तुम वही हो। कन्वीनर भी तुम ही हो, मुख्यमंत्री भी तुम ही हो, गवाह भी तुम ही हो, चोर भी तुम ही हो, घोटालेबाज भी तुम ही हो। यह बात हो ईडी से पूछने का, मेरे से पूछ ले। लेकिन मुझे मालूम है कि संविधान को ज्योति पर रखने की जो परंपरा तुम लोगों ने चालू किया है वो देश को कहां लेके जाएगा मैं नहीं समझ पा रहा हूं, और इस चीज पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन क्या करिएगा, देशवासी कह रहे कि भाई मुझे 2 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है ना, भाड़ में जाए दुनियादारी। नहीं, श्रीलंका के लोग ने भी यही सोचा था। आज अर्थव्यवस्था इतनी लचर और बर्बाद हो गई है कि श्रीलंका की स्थिति देखा, वहां के राष्ट्रपति को भागना पड़ा रातों रात देश छोड़ करके, क्योंकि वो और कुछ करने के लायक था नहीं। और जब भागा तो जहाज में नोट भर के ले गया। जहाज उड़ नहीं पा रही थी नोट भरने की वजह से, तो पायलट बोला भाई छोड़ दे, तो कुछ रद्दी उद्दी छोड़ के गया क्योंकि जहाज में जा नहीं सका नोट। बगल में पाकिस्तान है, वहां भी लोगों ने अफीम पिया था, गजवाई हिंद का गोली दिया था, हिंदुस्तान से टक्कर ले रहे हैं कि गोली दिया जा रहा था, हिंदू को मुसलमान बनाने की गोली दिया जा रहा था, लोग बहुत बढ़िया हो रहा है। आज वहां पर आटा 200-300 रुपये लीटर है, 300-350 रुपये पेट्रोल है, और कानून व्यवस्था कैसा है आप सब रोज देख रहे हैं। भारत महान बढ़िया देश है, इसको बढ़िया बनाए रखने में आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष तो इसको नाश करने में तुला हुआ है। संविधान के विरुद्ध काम करने की शुरुआत पर वोट के माध्यम से अगर आप रोक नहीं लगाएंगे तो यह आपको नुकसान कर, उनका क्या, वो तो अटैची उठाएंगे, चार्टर प्लेन करेंगे, और जो लूट खसोट के माल रखे हुए हैं वो भरेंगे गाड़ी में, जहाज में, और चल देंगे, रह जाएंगे आप यहाँ, क्योंकि आपका तो पासपोर्ट भी रिन्यूअल नहीं हुआ होगा या कई लोगों का बना नहीं होगा। तो विचार अपने जैसे करिएगा, उनके छोड़िएगा, क्योंकि वो आपस में लड़ने की दिखावा करते हैं, अंदर खाने सब एक है, कोई एक दूसरे का विरोधी नहीं है, सिर्फ टीवी में बकवास हो रहा है। अजीत पवार का भतीजा हजारों करोड़ के घोटाले में था, जेल जाने की तैयारी हो रहा था, मोदी से मिल गया, सब छुप गया। कल को राहुल गांधी मिल जाएगा, उनका बेल टूट जाएगा। तो ये सब एक ही है, हम ही अलग अलग हैं, और हम एक हो जाए इनके विरुद्ध, तब जाकर के हमारा देश बचेगा। और आज स्थिति 1885 वाली है, 1857 वाली ही है, जब सब एक हो गए थे, अंग्रेज भाग गए थे। ये काले अंग्रेज कितना देर टिकेंगे? ईवीएम के टाइम में दिल दिमाग लगा करके बटन दबाइए कि क्या मैं उसको बटन दबा रहा हूं जो ईडी को गिरफ्तार करवा ले रहा है, केंद्रीय बलों पर लठ चलवा दे रहा है, या जो जांच एजेंसियों को धक्का बता रहा है, क्या मैं उसको वोट दे रहा हूं? एक बार विचार करिएगा तो सही बटन दबेगा, और जब सही बटन दबेगा तो ये सब के सब सही हो जाएंगे। इसी उम्मीद मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।